सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। डरे हुए हैं, कायर हैं। कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब हम देश का समय और पार्लियामेंट का समय को और बर्बाद होने नहीं देंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष ने जहां संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकालने का फैसला किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने चुनाव आयोग तक विपक्षी सांसदों के मार्च को जाने से रोक दिया। 300 सांसदों को हिरासत में भी लिया गया। राहुल गांधी ने वोट चोरी के अपने आरोपों के साथ विपक्षी मोर्चे की अगुवाई की। अखिलेश यादव भी इस मोर्चे में शामिल हुए और उपचुनाव के दौरान हुई धांधली को लेकर प्रदर्शन किया। दावा यह किया कि हमने जो डेटा दिया, सबूत दिए, एफिडेविट दिए, उस पर चुनाव आयोग ने अब तक क्या किया। इस प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी भी नजर आई। महिला सांसदों के मोर्चे में प्रियंका गांधी पोस्टर के साथ चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करती हुई दिखी। वैसे कुछ दिन में राहुल गांधी की अगुवाई को विपक्षी दलों ने स्वीकार किया। हाल ही में राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट के जरिए जो सबूत जनता के सामने रखे, उन सबूतों को दिखाने के लिए राहुल गांधी ने अपने घर पर विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है, जहां पर ज्यादातर विपक्षी दल शामिल भी हुए। और वही दल आज एक बार फिर से चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। लेकिन चुनाव आयोग ने 300 सांसदों से मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो कहा था कि 30 सांसद लेकर आइए, अपनी मनपसंद के सांसद लेकर आइए और फिर उसके बाद आमने सामने की बातचीत होगी। वहीं बीजेपी ने इस प्रदर्शन को अराजकता बताने की कोशिश की और कांग्रेस पर हमला बोला कि चुनाव आयोग कांग्रेस का दफ्तर नहीं है। आज इसी पर हो रही सियासत को लेकर करेंगे चर्चा, ये समझने की कोशिश कि आखिर में सच्चाई क्या है, या फिर विपक्ष सियासी रोटी सेक रहा है। लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएंगे और फिर उसके बाद मेहमानों से करेंगे चर्चा की शुरुआत। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोक लाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। और जनता का वोट रोक रहे हैं। तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब हम देश का समय और पार्लियामेंट का समय को और बर्बाद होने नहीं देंगे। तो सरकार महत्वपूर्ण बिल को पारित करना चाहते हैं। आइए दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले आज सवालों को आपके सामने रख देते हैं। आज पहला सवाल रहेगा इलेक्शन कमीशन पर सियासी रार, वोटर लिस्ट पर आर पार। आयोग ने बुलाया, विपक्ष प्रोटेस्ट पर आया। मताधिकार की फिक्र या फिर हंगामे की सियासत। 30 बुलाए, 300 आए, विपक्ष सिर्फ हो हल्ला क्यों मचाए। एसआईआर और वोट चोरी पर मार्च, राहुल गांधी सबको स्वीकार। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे।
एडवोकेट अर्शप्रीत खडियाल जी है, प्रवक्ता कांग्रेस के, अब से थोड़ी देर बाद मौजूद रहेंगे। अजय सिंह जी है, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद। जयंत जिज्ञासु हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, और साथ ही संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। श्रीमान जयंत जिज्ञासु जी, आपके साथ करना चाहूंगी, इतना सियासी हो हल्ला किस बात का? अगर इलेक्शन कमीशन बार बार ये कहता है कि आइए ओथ पत्र पर, ओथ लेटर पर बता दीजिए कि आपने जो आरोप लगाए वो सब कुछ वेरीफाइड है, फिर उसके बाद हम उसका संज्ञान लेंगे। अगर इस तरीके से मैं समझ पाऊं तो ये तो एक कंफ्यूजन की स्थिति विपक्ष पैदा कर रहा है ना, कि आप लोग एसआईआर के विरोध में हैं या फिर वोट शुद्धिकरण चाहते हैं और उसके खिलाफ आप लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दोनों बातों में विपक्षियों का एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है, जिससे जनता के बीच में भ्रम फैल रहा है। तो आप ही क्लियर कर दीजिए सर, चाहती है आरजेडी कि एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहे और वोट शुद्धिकरण होता रहे, जिन बातों का जिक्र राहुल गांधी ने किया कि भाई गड़बड़ियां हैं? हम सबका स्पष्ट मानना है कि इस देश में लोकतंत्र को बचा रहना चाहिए, और लोकतंत्र के साथ जो लोग भी छेड़छाड़ कर रहे हैं और जो चुनाव आयोग का दफ्तर है उसको भाजपा का दफ्तर बनाने पर आमादा है। हमारी लड़ाई इस बात के लिए, हमारी लड़ाई इस बात के लिए कि एक वोट एक मान, ये जो संविधान हमको अधिकार देता है उसकी रक्षा हो सकेगी या नहीं। लगातार हम लोगों के द्वारा यह मांग की जाती रही है कि एक भी वैध वोटर छूटने ना पाए, एक भी अवैध वोटर जोड़ने ना पाए। लेकिन चुनाव आयोग जो अपना हलफनामा दायर किया और चुनाव आयोग ने जो विभिन्न पार्टियों को यह आश्वासन दिया कि हम हर एक मतदाता जिसका नाम कटेगा, चाहे दोहराव की वजह से, चाहे मृत होने की वजह से, या स्थानांतरित होने की वजह से, या लापता या गुम होने की वजह से, जिसका नहीं पता किया जा सकेगा, तो हम उसकी वजह बताएंगे और हम उसका एपिक नंबर, उसका पूरा पता, उसकी बूथ संख्या, इस विस्तृत ब्यौरा हम देंगे। यह देने से जब चुनाव आयोग मना कर रहा है तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता है कि हम सड़क पर उतरें। और हम लोग तो पहले भी गए थे। क्यों इलेक्शन कमीशन ने अपने दरवाजे बंद कर दिए क्या? जब बोला 30 को लेकर आइए तो 300 लेकर क्यों पहुंचे? इलेक्शन कमीशन में जिस एफिडेविट की बात की जा रही है, आपको जहां जहां आपत्ति आप एफिडेविट दीजिए। 18,000 जो मतदाताओं के नाम काटे गए, अखिलेश यादव जी ने तो एफिडेविट दायर किया था, क्या जवाब आया उसका? और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो 2018 में रहे, मैं क्या कह रही हूँ 2018 में ओपी रावत जी, जिज्ञासु जी, मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ जिज्ञासु जी, मैं ये कह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा ना कि आप लोग 30 लोग आइए बैठकर सामने सामने बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि 300 की मजबूती ज्यादा बड़ी है बनस्पत उन 30 के जो जाके अपनी बात रख सकते हैं, और हम सड़क पर पॉलिटिकल ड्रामा करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, जनता के बीच में भ्रम फैलाना, बनस्पत इसके कि हम इलेक्शन कमीशन के सामने जाएं और अपनी बात को साफ साफ सीधे तौर पर रखें? क्या दिक्कत है उसमें? इलेक्शन कमीशन बेईमान, इलेक्शन कमीशन भ्रष्ट, इलेक्शन कमीशन नाकारा, इलेक्शन कमीशन झूठा है। और इसीलिए जब वहां प्रतिनिधि गए थे पहले भी मैं, आप पूरी बात करने दीजिए, इसमें कोई मतलब नहीं है इसका। हम जो बात कह रहे हैं, हम अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन बेईमान है, आपने कहा इलेक्शन कमीशन बेईमान है, ठीक है, मैंने मान लिया इलेक्शन कमीशन, चलिए आपके बकौल मैंने मान लिया कि इलेक्शन कमीशन बेईमान है। तो फिर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आप अपनी बातों को वेरीफाई करने के लिए शपथ पत्र पर लिखकर दे दीजिए, तो आप उसको एक्सपोज क्यों नहीं करते सामने सामने? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी हैं, जो 2018 में इस देश में 10 महीने तक चीफ इलेक्शन कमीशन रहे, उन्होंने भी कहा कि ये जितने संदेह हैं उस पर स्पष्टीकरण और उसका निराकरण चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा है। और जिन राज्यों की मतदाता सूची पर हमने आपत्ति की कि इसको मुहैया कराया जाए, पता चला उसको ही डाउन कर दिया वेबसाइट से। और बिहार में तो अब इमेज फॉर्म में उसको रखा है, बदल दिया है। तो हमारे लिए तो आप लगातार जो है संकट पैदा कर रहे हैं। हमको अगर पता होता कि ये अमुक व्यक्ति जिनका नाम उड़ा है ड्राफ्ट लिस्ट से, ये इस बूथ का रहने वाला है, हम जाके पता करते ना कि क्या वजह है। और बताइए बिहार में तो जिन का नाम काटा गया, आपको उनकी लिस्ट नहीं मिली इलेक्शन कमीशन से जयंत जिज्ञासु जी, और आधिकारिक तौर पर इसका या तो खंडन करिएगा और ये इसको स्वीकार मिली है, नहीं मिली है आपको। आप आधिकारिक तौर पर ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने आपको जिन वोटर्स का नाम काटा गया उनकी लिस्ट नहीं दी। मैं आधिकारिक तौर पर कह रहा हूं कि जिन लोगों के नाम उड़ाए गए या 22 लाख लोगों को बताया गया कि ये अब दुनिया में नहीं है,
उनका बूथ संख्यावार, उनका पूर्ण पतावार, उनका विधानसभावार हमको सूची नहीं मिली है। ठीक है। यही तो हम मांग रहे हैं, हम ठीक तो है। कुछ और नहीं मांग रहे हैं। ठीक है। हम भी चाहते हैं कि पारदर्शिता कायम रहे। ठीक है सिंह साहब, इलेक्शन कमीशन सामने आकर ये क्लैरिटी क्यों नहीं देता ताकि विपक्ष को सड़क पर हंगामा करने का मौका ना मिले? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत है। वे इलेक्शन कमीशन सामने खुलकर आ नहीं रहा, चिट्ठी पत्री चल रही है सर, विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। कुल जमा बात यह है कि जनता के बीच में एक भ्रम फैलाने की जो कोशिश हो रही है, जनता उससे कंफ्यूज हो रही है। इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो क्लियर किया जाएगा ना। पूर्णिमा जी नमस्कार। नमस्कार सर। दो बातें जरा स्पष्ट कर दूं तो उससे सारा आपका जो विवरण है सारा साफ हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट नोटिफाई की, आज लगभग 7-8 दिन हो गए होंगे। आज 9 तारीख के तो ज्यादा दिन हो गए होंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई करती लिस्ट तो इनके पास तो इनके बीएलए हैं नीचे, वो उस लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उनकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं कर रहे कि यार भाई ये आदमी जिंदा है, ये आदमी ठीक ठाक है, यहाँ रहता है, यहाँ से गया नहीं, ये लिस्ट में नाम नहीं है, हम इसकी शिकायत दर्ज कर रहे हैं, उसका नाम दर्ज किया जाए। तो बीएलओ और इलेक्शन कमीशन तुरंत उस पर एक्शन लेने के लिए जिम्मेवार होंगे। असल में क्या है कि चेक कर लीजिए, इनको बोलिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बैठे हैं, कोई शिकायत दर्ज करी कि अभी तक आपने किसी की या किसी का कहा कि मैं जिंदा हूँ, मेरा नाम काट दिया गया, या मैं यहीं रहता हूँ, मेरा नाम काट दिया गया, जमा कर दे। ये बड़ा नॉर्मल प्रोसेस है। मुझे लगता है कि जो आरजेडी के प्रवक्ता कभी चुनाव लड़े नहीं, मैं तो कई चुनाव लड़ चुका, ये बड़ी एक रूटीन सी प्रोसेस है। और एक पूर्णिमा जी एक बात और कहना चाहता हूँ। आज से थोड़े दिन पहले एक डुडुगी बजाते थे राहुल गांधी। डुडुगी क्या थी? ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम का टेम्परेचर 99 हो गया, ईवीएम हैक हो रहा है। अरे अगर ईवीएम हैक हो रहा है तो फिर हमको, अगर मैं इनकी बात मान भी लूँ तो फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ करने की क्या जरूरत है किसी को? तो ईवीएम ही हैक हो जाएगा। मूल बात बताता हूं क्या है। ये अभी चुनाव में गए थे वहां पर कैंपेन करने के लिए, वहां पर, और ये मैं वीडियो भी दिखा भी दूंगा। वो एक महिला से उन्होंने पूछा कि यहाँ पर परिस्थितियाँ कैसी हैं, पढ़ाई कैसी होती है। उससे कहा बहुत अच्छी पढ़ाई होती है हमारे यहाँ, तो बहुत बिल्कुल ठीक है मामला, पढ़ाई का मामला। अच्छा, पढ़ाई ठीक ठाक होती है क्या? अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? उसने कहा हाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है हमारे यहाँ। क्या आपके यहाँ कंप्यूटर पढ़ाए जाते हैं? बोले हाँ कंप्यूटर पढ़ाए जाते हैं हमारे यहाँ। अब उसके बाद उनके पास कोई जवाब बचा नहीं। बोले हमारे को साइकिल भी दी जाती है। ये वीडियो वायरल है, मैं आपको भेज रहा हूँ अभी व्हाट्सएप पे। अगर ये स्थिति है तो उनको समझ लगे कि चुनाव हार रहे हैं। अब वो झेप कैसे मिटाएं, इशू ये है। उनको झेप मिटानी है, अपनी झेप मिटाने के लिए अब और कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? चुनाव में इलेक्शन वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ है। अरे भाई, अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ है तो आपके नेता है रविंद्र रेड्डी, तेलंगाना के अंदर 22 लाख से ऊपर वोट कटे थे, वो ताड़ियां बजा रहे थे, धन्यवाद इलेक्शन कमीशन साहब, धन्यवाद इलेक्शन कमीशन साहब, आपने बहुत अच्छा कर दिया, अब चुनाव बिल्कुल फेयर फ्री होगा, बीआरएस के जो वोट कट गए। तब तो बड़े खुश थे। इन्हीं के साथी है वहां पर तेलंगाना में ओवैसी साहब, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले 5,48,000 वोट कटे, 5,48,000, फिर भी चुनाव जीत के। अब हमें तो समझ लगता है। मैं आज एक डेटा और देख रहा था अभी, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कुछ ना कुछ निरंतर कुछ ना कुछ पकाते रहते हैं, कुछ झूठ बोलते रहते हैं। मैं एक डेटा और देख रहा था, वो था महाराष्ट्र का। कोई महाराष्ट्र का गाना बहुत गाते हैं। महाराष्ट्र में एक सीट नंबर है 197, खेल अलांदी सीट का नाम है। यहाँ पर ये जीते हैं, मतलब ये और इनके अलायंस पार्टनर मिलकर जीते हैं, यूपीटी के लोग जीते हैं कुछ 24,000 वोट से, और यहाँ 51,743 वोट से, और यहाँ पर कोई 24,000 वोट बढ़ा दिए गए थे, बड़े थे, तब ये सीट जीत गए। फिर एक सीट नंबर है 196 परभनी, वहां पर वोट बढ़े 15,162, और फिर भी ये सीट जीत गए। फिर सीट नंबर है 245, वहां पर वोट बढ़े 15,049, एक बात और सीट ये चुनाव जीते 30,621। ऐसे इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी से कह रहा है कि आप एफिडेविट दे दीजिए।
आप ओथ लेटर पर बताइए लिखकर कि आपने जो दिखाया वो सब कुछ वेरीफाइड है और हम उसका संज्ञान लेंगे। तो अखिलेश यादव को ये क्यों कहना पड़ा कि भाई हमने जो डेटा दिया, सबूत दिया, एफिडेविट दिया, उसका इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? अगर अखिलेश यादव के दिए गए एफिडेविट पर कुछ नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, तो राहुल गांधी एफिडेविट दे भी देंगे तो इलेक्शन कमीशन उस पर कुछ करेगा, इसकी गारंटी क्या है? नहीं, यहाँ तो इलेक्शन कमीशन खुद आगे बढ़कर मांग रहा है और उसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन ने इनको दिया था। उसका जवाब भी इनको इलेक्शन कमीशन ने दिया था। इनको बुलाया था कि आप आइए, आपसे चर्चा करेंगे, परंतु इनको चर्चा नहीं करनी ना, इनको तो अराजकता करनी है। ये एक नया षड्यंत्र रचा जा रहा है देश के अंदर, क्योंकि आप सीधे चुनाव हरा नहीं सकते, इसलिए आप इस प्रकार के अराजकता वाला माहौल खड़ा करो और ये बोलो कि मैं बड़ा सारा एटम बम लगा रहा हूँ। एटम बम ये था, ठीक है, वो एटम बम नहीं था, वो सुतली बम था। हम दिवाली के दिन में खूब जलाते हैं सुतली बम। ठीक है सर, ठाठा फिस हो गया। मतलब क्योंकि आपके हिसाब हिम्मत से नहीं है कि जो इन्होंने कहा उसको वो सत्यापित कर इलेक्शन की आपके हिसाब से हार की बौखलाहट है, जिसमें एक संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा कर रहा है विपक्ष, जिसको लेकर एक पॉलिटिकल ड्रामा सड़कों पर चल रहा है बनस्पत इसके कि इलेक्शन कमीशन के सामने जाए, फैक्ट्स को रखे, 1-on-1 बातचीत करें। अर्शप्रीत खरियाल, खबर आपको मिली गई होगी कर्नाटक के मंत्री राजन्ना के इस्तीफा देने की, और उन्होंने किस बात का विरोध किया था, क्या कहा था, ये मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। और उनका इस्तीफा सिद्धारमैया की तरफ से स्वीकार भी कर लिया गया। आप कुछ डेटा दे रही हूं अर्शप्रीत, और प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और उन डेटा आधारित मुझे आपसे सवाल का जवाब चाहिए। 2004 से लेके 2014 तक जब किसकी सरकार थी सर? आपकी सरकार थी। तब कुल मिलाकर 61 कुल जमा चुनाव हुए। इन 61 चुनावों में 33 में विपक्षी गठबंधन की पार्टियां जीती, जो आपके अलायंस का अभी हिस्सा है। 33 सर, 33, और 28 एनडीए ने जीती। सबसे बड़ी पार्टी आपकी बनी। अगर मैं इसी जीत और हार और ज्यादा चुनाव जीतने और कम चुनाव के आंकड़े के लिहाज से जाऊं, तो फिर 2004 से 14 के बीच में इलेक्शन कमीशन किसके कंट्रोल में रहा होगा? यूपीए के कंट्रोल में रहा होगा। अब आ जाती हूं मैं 2014 से 24 के बीच में सर, कुल मिलाकर 66 चुनाव हुए, छोटे बड़े सब मिलाकर। इन 66 चुनावों में 31 बार जीती एनडीए, 26 बार जीता विपक्षी अलायंस और 9 बार जीता अन्य। तो इसका मतलब अगर चुनाव आयोग बीजेपी के अंडर में था तो जो 26 आपको मिली यानी विपक्षी अलायंस को मिली, और जो 9 अन्य के पास गई वो तो इनके पास जानी नहीं चाहिए थी, वो तो एनडीए के खाते में आती। तो फिर उसके बाद हिसाब बराबर होता और तब आप कहते कि इलेक्शन कमीशन इनके इशारों पर काम करता है। तो इन आंकड़ों को कैसे झुटलाइएगा सर? और यही तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि शपथ पत्र पर लिखकर दे दीजिए, जो आप कह रहे हैं वो सत्यापित है और फिर हम एक्शन ले लेंगे। जी, काइंडली 2 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। पहले तो जो आपने कंपैरिजन किया, जो एनालिसिस ड्रॉ की, नंबर 1 ये है, उदाहरण के तौर पे एक चाकू और कैंची का इस्तेमाल डॉक्टर इलाज करने के लिए करता है और एक मुजरिम कत्ल करने के लिए, नुकसान करने के लिए करता है। फैक्ट और नंबर्स कहते हैं। एक सेकंड जी, नहीं, इनको नंबर्स कहते हैं, और नंबर्स गलत हो तो कहिएगा सर। ऐसा है ना पूर्णिमा जी, बड़े टाइम बाद आए हैं, अनइंटरप्टेड 2 मिनट दे दीजिए। नहीं, आप लीजिए, लेकिन आपका सवाल मैंने समझ लिया है। अननेसेसरी फ्रेजिंग मत करिए, मैंने नंबर्स रखे हैं और इन नंबर्स में गलत कुछ भी नहीं है। अननेसेसरी की फ्रेजिंग से बचिए। लेट्स स्टिक टू फैक्ट्स। नंबर 1 ये है, आर्टिकल 19(1)(a) मुझे इजाजत देता है, राइट देता है, जैसे मर्जी फ्रेजिंग मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। वो नेसेसरी है नहीं, मुझे ऑब्जेक्शन होगा तो मैं करूंगी। एक सेकंड ठीक है, आप करिए, मैं भी करूंगी। एक सेकंड पूर्णिमा जी, नेसेसरी है कि अननेसेसरी वो जनता डिसाइड करेगी। अब मुद्दे पे आ जाते हैं, मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा, आपने न्योता दिया है तो बोलने का मौका दीजिए। बोलिए। नंबर 1, अब सवाल ये है कि जब अडवाणी साहब ने बैक इन द डे ईवीएम पे सवाल खड़े किए थे, भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी थी, अडवाणी साहब पहले लीडर थे जिन्होंने ईवीएम पे सवाल खड़े किए, तब के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एफिडेविट मांगा, ऑन ओथ बयान मांगा? नहीं मांगा। दूसरी बात, अगर वो ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे थे तो क्या उससे भारतीय जनता पार्टी को लेबल कर दिया गया कि आप इलॉजिकल एब्सर्ड बातें कर रहे हैं? नहीं किया गया। सवाल होते थे, उनका जवाब दिया जाता था, कंसर्न होते थे, उनको एड्रेस किया जाता था, ग्रीवेंस होते थे, उनको रिजॉल्व किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की तरह जवाबदेही से भागते नहीं थे। अब सवाल क्या है? अच्छे लोकतंत्र में सवालों का जवाब सरकार देती है और सवाल ऑपोजिशन पूछती है। अब जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। नंबर 1 सवाल ये है कि 1 लाख वोटर्स महादेवपुरा में कैसे एक्स्ट्रा आ गए, ज्यादा हो गए, उसका कोई जवाब नहीं फेक वोटर्स का। दूसरा सवाल है कि वोटर लिस्ट डिजिटल फॉर्मेट में
क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही, उसका कारण क्या है? तीसरी बात, जो वीडियो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं वीडियोग्राफी दी जा सकती जी? चौथी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 93(2) को अमेंड क्यों कर दिया, जिसकी वजह से जो रिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल रिकॉर्ड्स को जो एक्सेस थी उसको कम कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है जी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान, राइट टू वोट इज अ वेरी मेजर राइट, वेरी बिग राइट, और उसके बावजूद ऐसी चीजें की जा रही हैं। फिर अगला सवाल, कैसे 5 महीनों में 41 लाख वोटर्स एडिशनल एकदम से प्रकट हो जाते हैं जी, एकदम से आ जाते हैं। फिर 76 लाख एडिशनल वोटर्स 5 PM से लेके फाइनल टर्नआउट एंड डिक्लेरेशन जब तक होती है 76 लाख एडिशनल वोटर्स कहां से आ जाते हैं, इस पे कोई जवाब नहीं। अब बात यह है कि SIR का जिक्र हो रहा है। अब SIR लास्ट टाइम की गई थी 2003 में, आज से 22 साल पहले, और अब तब वो की गई थी सारे के सारे देश में, इन एंटायरिटी, पूरे देश में। अब व्हेन द इलेक्शन वाज अराउंड द कॉर्नर, बिहार में इलेक्शन बिल्कुल नजदीक था, तब SIR की जा रही है, एक सूबे में की जा रही है। क्यों? टाइमिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। जस्ट व्हेन द इलेक्शन वाज अराउंड द कॉर्नर। नंबर 2, बहुत थोड़ा टाइम दिया गया, 1 महीने का, जून 24 टू जुलाई 25। फिर तीसरा, जो प्रोसेस कम्बरसम, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रखी गई। अरे साहब, जो इलिटरेट हैं, जो नहीं इतने पढ़े लिखे या जो एजुकेटेड नहीं है, उनके बारे में कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं सोचना था। जो बैकवर्ड भाईचारा है हमारा, उनके लिए कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं सोचना था। इतना कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसेस बनाया गया, दे हैव एक्सक्लूडेड सच अ बिग नंबर। नंबर 3 जो है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि सिटीजनशिप जो है इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा, होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। और एफिडेविट को जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी बहुत अच्छा है, बहुत रिलायबल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहने लग गया रिलायबल बिल्कुल नहीं है। अब अहम 10 सेकंड में मैं 2 चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जुडिशरी थ्रू द सीजीआई को कमेटी, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनना चाहिए, ऑर्डर आ गया, भारतीय जनता पार्टी ने कानून बना के उसको बाईपास कर दिया। तो पहला सवाल कि जुडिशरी अगर इंक्लूड हो जाती सिलेक्शन कमेटी में, तो इतना आपको डर क्यों लगा, तकलीफ क्यों लगी जो आपने ऑर्डर को बाईपास कर दिया? नंबर 2, वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। 5 सेकंड में बस इतना बता दीजिए, 5 सेकंड में बस इतना बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन आपके 30 लोग क्यों नहीं गए, 30 लोगों का चुनाव आप लोग क्यों नहीं कर पाए? मेरा इतना सवाल है सर, क्योंकि आपको अपना पावर शो दिखाना था, आप दिखाते। 30 लोग इलेक्शन कमीशन के सामने ये सब बातें क्यों नहीं रख कर आए? आपके पास मौका था, एक सेकंड जी, इलेक्शन आपके पास मौका था, आप नहीं गए उसके बावजूद। जी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बोलिए सर। इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कहाँ इलेक्शन होगा, कब इलेक्शन होगा, कहाँ पे रद्द होगा, कहाँ री इलेक्शन होगा। अब यहाँ पे समझने की बात यह है, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो सरकार को भी इंपैक्ट करता है। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे आ जाता है कि सरकार के 2 जो मेंबर्स हैं, प्रधानमंत्री साहब और कैबिनेट मिनिस्टर साहब, उनकी से चलेगी, क्योंकि 2:1 रेशो है, 3 लोगों में 2 जने सरकार के हैं, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो जो भी सरकार चाहेगी वो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा है, ये तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। और अगली बात जो है, भारतीय जनता पार्टी इतनी चीज का जवाब दे दे कि साहब जो आपको सवाल किए हैं डिजिटल फॉर्मेट में, क्यों नहीं आप चाहते कि ये सारा कुछ हो, क्यों वीडियोग्राफी नहीं चाहते, क्यों सीसीटीवी बीजेपी अपने हिस्से का जवाब देगा, इलेक्शन कमीशन अपने हिस्से का जवाब, अपने हिस्से का जवाब सब लोग देंगे। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं बता पा रहे कि इलेक्शन कमीशन वो 30 लोगों को लेकर आखिर क्यों नहीं जा पाए, 300 लोगों के साथ उन्होंने जाने की कोशिश क्यों की? बाहर इतनी सब बातें हो रही है, इलेक्शन कमीशन के सामने कोई बात नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? बार बार उसको अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, सिंह साहब अगर आपने सुनी हो बात कांग्रेस के प्रवक्ता की, तो उनका जवाब प्लीज आप देना चाहे फौरन तो दीजिएगा, फिर उसके बाद अजय जी आपके पास और फिर राणा जी आपके पास आते हैं। इन्होंने कर्नाटका की एक सीट का जवाब दिया, बोला जरा एक इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र में धुले में, उसमें हम लोग हम सब सीटें जीते उसमें, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। एक मालेगांव हमारे 1,93,000 वोट से, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हम 1,93,000 से आ रहे। हम तो नहीं कह रहे कि यहाँ पे गड़बड़ हुई, सर में क्या कि इनसे आप डेटा पूछेंगे। अब ये कह रहे थे कि 1 करोड़ वोट बढ़ गए। मैं चैलेंज देता हूं खड़ियाल साहब को, खड़ियाल साहब एक ओथ पे कागज लिख के दीजिए 1 करोड़ वोट बढ़ गए,
वहां पर महाराष्ट्र के अंदर 5 से लेकर 5 बजे के बाद, क्योंकि आपके नेता कहीं पर 39 लाख कहते हैं, कहीं 40 लाख कहते हैं, कहीं 1 करोड़ कहते हैं। मैं आप बोलो तो उनकी अलग अलग दिनों की, अलग अलग तारीखों की उनके स्टेटमेंट सुना देता हूं आपको। परंतु इशू मूल है कि इसी प्रकार से जब कर्नाटका में, तेलंगाना में 5 बजे के बाद वोट बढ़े, उसकी परसेंटेज देखिए नहीं देखते ये, परंतु यहां पर ये महाराष्ट्र में बोलेंगे। बात इतनी है सिर्फ कि ये बुरी तरह बिहार चुनाव हार रहे हैं, इनको समझ लग गई है, इसलिए नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। और अगर ये इतने सच्चे और पाक साफ हैं तो इनको बोलिए एक शपथ पत्र पर लिख कर दे दे सबको, कौन रोक रहा है? मैंने तो कुछ उत्तर मिल नंबर्स जाएगा के इनको, साथ सब शुरुआत की थी सिंह साहब। मैं तो उनको पता चाहती है थी कि कि ये नंबर्स पर आधारित यूपीए शासनकाल और 10 बीजेपी शासनकाल में फिर इलेक्शन कमीशन किसके ज्यादा दबाव में रहा, उसी के साथ मैं जवाब की 10 शुरुआत सेकंड। चाहती थी, पर वो मुझे मिला नहीं। आती हूँ भाई, 10 अर्शप्रीत, इसके सेकंड। बाद दूंगी। अर्शप्रीत प्लीज, 2 मेहमान और हैं, उनका एक भी ओपन बस ये रिएक्शन पूछ मैंने नहीं। लीजिए, अडवाणी साहब आज भी एफिडेविट देने को रेडी है? जो इल्जाम उन्होंने 2008-9 में लगाए थे ईवीएम को लेकर के, आज भी एफिडेविट दे देंगे? बता दीजिए आरपी सिंह साहब। सर, आपकी राजन्ना साहब जानकारी को के लिए- कर्नाटक के मंत्री आप ही के प्रॉब्लम आपकी थी, इससे जो जानकारी आप के हार लिए- का सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर। अरे एक सेकंड, अडवाणी इसी साहब का वजह से जिक्र आज किया इस्तीफा देना पड़ा ना, उनको। ये एफिडेविट की बात कर रहे हैं, खुद तो एफिडेविट दे दे, लीड बाय एग्जांपल, दोहरे मापदंड तो त्याग दीजिए कभी कभार। तो आप पहले इतिहास में जाएं, फिर उसके बाद आज वर्तमान की चर्चा करें, ऐसा। अरे शुरुआत उन्होंने की थी, ठीक। तो उनसे सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? अजय जी, जवाब नहीं सर बात शुरुआत बोलिए, तो मैंने भी कुछ आंकड़ों के साथ की थी और उन्हीं आंकड़ों से मैं आधारित आपका जवाब चाहती थी। अजय सिंह साहब ये बताइए मुझे, क्या आपको लगता है कि एसआईआर का विरोध, जिज्ञासु जी आती हूँ, एसआईआर को लेकर पहले विपक्ष का विरोध, अजय जी पहले, अरे आती हूँ जिज्ञासु साहब, रुकिए प्लीज। अजय जी, एसआईआर को लेकर विपक्ष का पहले विरोध, अब ये कहा जा रहा है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। भाई एक एक वोट का सवाल है, तो मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है, एसआईआर होना चाहिए इसका मतलब। तो क्या हो रहा है? एसआईआर के नाम पर चीजों को बढ़ाने चढ़ाने की कोशिश हो रही है, राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग हो रही है, विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश हो रही है, या इलेक्शन कमीशन जिसको सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया है, वो इलेक्शन कमीशन आपको फेल नजर आता है जो विपक्ष के सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रहा है? पूर्णिमा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश और बिहार प्रदेश की जनता को यह बतलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी के साथ साथ जो विपक्षी दल के लोग दिल्ली में जितना गदर मचा रहे हैं, जितनी उल्टी सीधी गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं, इससे बिहार की जनता और खुश हो रही है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है एनडीए की सरकार बनाने का। इससे घबरा करके ये लोग चाहे दिल्ली में उछलते कूदते रहें, जितना भी गलत फहमियाँ पैदा करें, और बिहार की जनता इनके गलत फहमी में आने वाली नहीं है। उन्होंने मन बना लिया है एनडीए की सरकार बनाने के लिए, और बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, इसलिए ये लोग उछल कूद मचा रहे हैं। अभी चुनाव आयोग ने कहा कि ये उल्टी सीधी बातें, गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं। केवल बातें ही नहीं, हद तो तब हो गई जब ये चुनाव आयोग के कर्मचारियों को धमकाने लगे। अरे बिहार में जंगल राज लाना चाहते हो क्या दोबारा? बिहार की जनता दोबारा जंगल राज नहीं लाने देगी। जंगल राज को दोबारा बिहार में आने की संभावना भी नहीं है। आप चुनाव आयोग के कर्मचारियों को धमका रहे हो, दिल्ली में प्रोपगंडा खड़ा कर रहे हो, बिहार में आपकी जमीन खिसक रही है। आप बिहार में कहां हो? किस बेसिस पे आप बिहार की जनता से बात कर रहे हैं? गैर जिम्मेदाराना बात करते करते देश के सामने आप स्वयं हास्यास्पद हो गए हैं। राहुल गांधी जी, मैं बार बार इस बात को कहने जा रहा हूं, चाहे राहुल जी हों, अभी मैं माननीय अखिलेश जी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यही जब पिछले बार चुनाव आयोग ने जब डिम्पल यादव जी को निर्विरोध जिता दिया था, निर्विरोध जीत गई थी, तो चुनाव आयोग अच्छा था। और अब चुनाव आयोग गलत हो गया है, तो ये लोग कब तक दुअर्थी बातें करते रहेंगे? ठीक। अगर इसको गलत सेंटेंस ना लिया जाए तो ये दुमुही बातें करते हैं। जब ये जीत, मैं बार बार कहता हूं कि मीठा मीठा गप और खट्टा खट्टा थू,
ये जब इनकी हानि होने लगती है तो चुनाव आयोग बेईमानी करने लगता है, ईवीएम बेईमानी करने लगती है, सारी संवैधानिक संस्था बेईमानी करने लगती है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी पक्षपात करने लगता है। लेकिन जब हाँ ये जीत जाते हैं वहां पे इनकी खुशियां अपार हो जाती हैं। तो इस तरीके से देश की जनता बुद्धू नहीं है, आप बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप स्वयं आपके पास बुद्धि नहीं है, आप लोग बुद्धि विहीन है, एक विद्या विहीन, दूसरा बुद्धि विहीन। इसका जवाब जयंत जिज्ञासु जी से और साथ ही ये लोग उद्दंडता करते रहे, क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और बिहार में वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम विपक्षी दलों पर लागू होने जा रहा है। बिहार की जनता ने एकजुट होकर के मन बना लिया है। माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में तारीखों का ऐलान पहले होने दीजिए, जा रही है बिहार में, इसलिए लोग हताश हैं, निराश हैं। सर अभी तो तारीखें नहीं सामने आई हैं, आपने पहले ही वहां एनडीए की सरकार बना दी, तारीखें तो आने दीजिए पहले। अभी अजय जी, अभी तो बहुत टू अर्ली टू से है। संजय राणा जी आपके पास और बड़ा मूल सवाल है सर मेरा। साल 2009 यूपीए की सरकार और इलेक्शन कमीशन, अगर सरकार के साथ उनके दोस्ताना और याराना के आरोपों के साथ मैं चलूं तो 2009 में अगर बीजेपी के पास 18.80% लोकसभा चुनावों के दौरान वोट परसेंटेज आया तो 2014 में ये बढ़कर 31.34% हो गया। अगर इलेक्शन कमीशन यूपीए के इशारे पर काम करता तो 2014 में बीजेपी का ये ग्राफ कैसे बढ़ा? ये तो कम होना चाहिए था, कांग्रेस की सरकार रिपीट होनी चाहिए थी। कुछ और नंबर्स भी मैंने दिए, लेकिन इन नंबर्स के बीच एक बहुत बेसिक सा सवाल ये है कि भ्रम की स्थिति जनता के बीच, आपको याद होगा संविधान खत्म कर देंगे वाला नैरेटिव जनता के बीच में किस कदर पहुंचा था। आज उसी संविधान के नाम पर संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाते हुए ये कहते हुए कि भाई हमें मताधिकार की फिक्र है, ये नैरेटिव जनता के बीच में क्या कोई छाप छोड़ रहा है? और इलेक्शन कमीशन और विपक्ष की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? पूर्णिमा जी गुड इवनिंग का फॉलो है। देखिए ऐसा भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है, और अगर आप बात करती हैं कि जो संस्थान है उसका दुरुपयोग किसने किया, तो कांग्रेस काल में किया था। चाहे वो टीएन शेषन हो, चाहे केपीएस गिल साहब हो, दोनों को एक सलाहकार हुआ करते राजीव गांधी, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन बन गए, दूसरे चीफ इलेक्शन कमीशन हुआ करते थे और वो बन गए मंत्री। तो कैसे गलबैया होती थी सबको पता। देखिए 2-3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो बरगलाए जाते हैं, बार बार बरगलाए जाते हैं। हमारे मित्र जो है एडवोकेट, उनको समझना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस होता है। कोई भी वीडियो एविडेंस सिर्फ 45 दिन तक सेव किया था, उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दिया था, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने प्रश्न उठाया था महाराष्ट्र पे कि भैया परसेंटेज 2 घंटे में कैसे बढ़ गए। इनको तो नंबर शायद पता नहीं होगा। टोटल बूथ महाराष्ट्र में तकरीबन 1,04,000 है। अगर हम मान लें कि 2 से 3 मिनट एक व्यक्ति को वोट डालने में, यानी 1 घंटे में 30 मल्टीप्लाई बाई 2 अगर करते यानी 60, तो 64 लाख तो ऐसे हो जाते हैं। यानी मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं आपकी कमजोर है, तो मैथमेटिक्स को दुरुस्त कर लीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, आर्टिकल की बात करते हैं, वोट डालना मेरा फंडामेंटल राइट नहीं, है सिक्योरिटी राइट है। तो जरा अपने चीज़ों को करेक्ट कर लेना चाहिए। राहुल गांधी ने मधेपुरा का बात क्यों उठाई? देखिए मधेपुरा जो है लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसी बैंगलोर की उसकी है, वहां पे बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट 62% पड़े थे। लेकिन उन्होंने शिवाजी नगर की बात नहीं उठाई, जहां पे मुसलमान आबादी सबसे ज्यादा, वहां पे कांग्रेस को तकरीबन 62% वोट पड़े थे। यानी 8 विधानसभा थी, इसमें 4 में कांग्रेस आगे चल रही थी, 4 में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी। लेकिन मधेपुरा की बात उठाई उन्होंने। आदित्य श्रीवास्तव की बात की। आदित्य श्रीवास्तव को अगर जाके लाइव देख लेंगे तो सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन जो एपिक नंबर है कर्नाटका में है। मैं चैलेंज करता हूं इस टीवी डिबेट में, चाहे पीसीआर हो, कोई भी आदमी जाके चैलेंज करके देख सकता है। एपिक नंबर सिर्फ कर्नाटका में रजिस्टर्ड दिखाएगा, ना महाराष्ट्र ना उत्तर प्रदेश में। देखिए समझना पड़ेगा, 2004 में महाराष्ट्र की बात हो रही थी, तकरीबन 90,89,000 वोटर ऐड हो गए तो कांग्रेस जीत गई थी। 2009 में 98 लाख बढ़ गए तो कांग्रेस जीत गई थी। 2014 में 77 लाख ऐड हो गए थे, कांग्रेस जीत, 14 में 77 लाख ऐड हो गए कांग्रेस, 19 में बीजेपी जीत गई थी। 63 में 2019 में 63 लाख ऐड हो गए थे, बीजेपी जीत गई। भैया 2024 में 48 लाख ऐड हो गए। ये बताइए पहले जो 90 लाख ऐड हुआ था, क्या कुछ गड़बड़ियां चल रही थी, कुछ सेटिंग वोटिंग चल रही थी इलेक्शन कमीशन? देखिए इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसीजर होता है और हमें प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर ने 1 तारीख को एक मेल डाला था, यानी रिक्वेस्ट किया था राहुल गांधी साहब को 1 जून को कि आप आइए और अपनी बातों को रखिए। उसका जवाब नहीं दिया। ईमेल भेजा गया, उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ने एक और बोला, आप बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, आप बताइए हम कहां आ जाए, आप बताइए अराजकता है कि नहीं। यह व्यक्ति ने अराजकता के अलावा कभी कोई काम ही नहीं किया। भैया चौकीदार चोर है, राफेल कैसे गिर गए, राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है, यूएस में कोई बात होती है अपने सांसदों पे तैयार हो जाते हैं और माफी भी मांगनी पड़े। आप माफी वीर हैं भाई, ये माफी वीर हैं। चौकीदार चोर कोर्ट में जाके भैया क्षमा कर दो। मोदी
सारे मोदियों को गाली दिया, कोर्ट में आ गए हमें क्षमा कर दो, और ये एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे हैं, उसका कारण समझिए। बाकी चीजों में ये छूट सकते हैं, अगर एफिडेविट दे दिया तो एफिडेविट के कानून के तहत 7 साल की सजा होती है, यानी जेल जाना निश्चित है। हमारे अखिलेश यादव की बात हो रही थी, अखिलेश यादव ने एफिडेविट दिया, एक भी प्रतिलिपि एफिडेविट की अगर कोई दिखा दे कि उन्होंने दिया है तो मैं इस डिबेट को छोड़ के चला मतलब सिर्फ कह के निकल गए आपके, दिया ही नहीं है। अगर एफिडेविट देंगे तो उसका जवाब देना पड़ता है, एक तरह से संज्ञान है, अब कानून संगत होता है। 7 साल की इसलिए सजा, इसलिए राहुल गांधी डर के मारे नहीं दे रहे हैं, दे देंगे तो संसद सदस्यता छोड़ दीजिए, जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। और ये व्यक्ति अराजकता के अलावा कभी कुछ नहीं किया है, ये हमेशा किसी न किसी देश के विरुद्ध में ही काम करने वाला व्यक्ति और संस्थानों पर। अर्शप्रीत जी, अगर भीड़ से सच्चाई साबित होती तो क्या बात थी, फिर तो आज वो सच्चाई सड़कों पर भी साबित हो जानी चाहिए थी, जब इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में 300 लोगों को लेकर जा रहे थे, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक सियासी ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। बहुत सारे नंबर्स मैंने भी रखे, संजय राणा जी ने भी कुछ नंबर्स रखे, आपके दिए गए नंबर्स का भी काउंटर रखा, तो कब तक ये खेल चलता रहेगा कि हम कहेंगे और कहकर निकल जाएंगे लेकिन इलेक्शन कमीशन का रास्ता भूल जाएंगे दफ्तर का उसके? देखिए, ऐसा है, कहकर निकल नहीं जाएंगे, कहकर जवाबदेही फिक्स करेंगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी इतना अगेंस्ट क्यों है ट्रांसपेरेंसी के, जवाबदेही के, ये नहीं समझ आ रहा। और दूसरी बात जो है, एक स्पेसिफिक सवाल था, इन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक नया सवाल इनको कर लेता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज का जवाब दे, जो आप कह रहे हैं कि इरेगुलरिटीज और इश्यूज थे बिहार में, इस वजह से एसआईआर की जरूरत पड़ी। अगर ये सच है तो इससे 1 साल पहले लोकसभा इलेक्शन हुआ था, तो क्या वो इरेगुलरिटीज, इश्यूज, डिस्क्रिपेंसीज के साथ ही हो गया? तो आपका कहने का मतलब है कि इलेक्शन विशिएटेड है, फिर से इलेक्शन होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी बताए ये तो सर्टिफिकेट ऑफ फेलियर है बहुत बड़ा। बस एक बहुत लेमैन थॉट था अर्शप्रीत जी, मेरा बहुत एक लेमैन थॉट है सर, मेरा बहुत एक लेमैन थॉट है मेरा अर्शप्रीत जी, और वो ये कि मतलब लोकसभा चुनावों के बाद लोग मरे ही नहीं होंगे, एक जगह से दूसरी जगह गए नहीं होंगे। 65 लाख मर गए। मैं पूछ रही हूँ आपसे, कि 20 लाख लोग मरे, 20 लाख मरे नहीं होंगे, या एक जगह से दूसरी जगह नहीं गए होंगे, या वोटों की डुप्लीकेसी नहीं होगी, कुछ नहीं हुआ होगा, आप ये मान के चलते हैं? सुनिए तो सही, नंबर 1, इतने 65 लाख बहुत बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है। 2-3 लाख होता तो अभी संजय राणा जी ने बताया ना कि कितने वोटर कब कब कहां आपके काल में जुड़े, 90 लाख से तो कमी है ना साहब। जवाब देता हूं आपको, उसका जवाब देता हूं। आर्यू सिंह साहब फौरन जिज्ञासु जी, सबको 1 सेकंड, आपने दूसरों को अनइंटरप्टेड टाइम दिया, मुझे थोड़ा सा अनइंटरप्टेड टाइम दे दीजिए, इंटरप्ट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बोलिए सर। सो एक तो जो ईसीआई ने वोटर रोल फॉर्मेट को बदला, जब राहुल जी ने सवाल खड़े किए उसके बाद ही ये क्यों हुआ? दूसरी बात, इसकी भी टाइमिंग। और दूसरी बात ये जो है कि 65 लाख वोटर्स, ये जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स अगस्त 1 को इन्होंने पब्लिश किए हैं, उसमें से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन एफिडेविट देगा? ये सारे के सारे मर गए हैं? क्या आप जो कह रहे हैं कि इनकी डेथ हो गई है, ये मर गए हैं, तो कोई एफिडेविट पे देने को छोटा अर्शप्रीत भाई, वो छोटा सा आंसर दे रहा हूं, छोटा सा बात की थी, सुन लीजिए सर। पहले 51 लाख लोग थे, जुलाई तक, उसके बाद मैंने कहा वोटिंग राइट हो गए, 20 लाख व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, तकरीबन 19 लाख व्यक्ति जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट राइट ये कहा गया था, कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। तो आंकड़े में खेलिए, शिवाजी नगर का आंसर आपके पास नहीं है, आपके पास शिवाजी में आंसर नहीं है, आपके पास महाराष्ट्र का आंसर नहीं है। मैं नंबर दे रहा हूँ, 1,40,000 बिहार इलेक्शन में क्यों नहीं एड्रेस हुई? क्यों फिर ऐसी होने दिया? क्यों ऐसी इलेक्शन होने दिया? क्यों नहीं एड्रेस किया? आपको कोई भी नंबर पता नहीं अर्शप्रीत भाई। आप राहुल गांधी एक अमित नेता है, भ्रम फैलाते हैं, हार चुके नेता है, उनको नंबर से छोड़ा है ना। ठीक है, जल्दी से, ठीक है सिंह साहब, ठीक है सिंह साहब, 1 मिनट का टाइमर रख रही हूँ, सिंह साहब प्लीज। मुझे तो इनकी हकीकत दिखानी है आपको, और उससे आपकी बात स्पष्ट हो जाएगी। ये सुन लीजिए। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं जी? कैसा स्कूल है? पब्लिक प्राइवेट स्कूल है? सरकारी है? सरकारी है। उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छे बेहतर है। हाँ, पहले से बेहतर है। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है उन लोगों के लिए, और कंप्यूटर है, ठीक है, और उसको किताब भी मिलता है।
पॉइंट अंडरस्टूड। साइकिल का पैसा 30 सेकेंड्स। मूल बात है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर है, साइकिल है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, स्कूल बहुत अच्छा है। अब वो बेशक को 55 साल के हो गए, लगातार चुनाव हारते आए, पर थोड़ी बहुत तो समझ चुनाव की आने लगी उनको भी अब। ठीक है सर, एलओपी हैं, इसलिए सब ये लीडर ऑफ सब ऑपोजिशन इस है। बात का है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, परंतु एलओपी का मतलब ये नहीं कि इस देश के अंदर अराजकता फैलाएंगे। कानून है, संविधान है, व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को तोड़कर बोले नहीं माई वे, जब इलेक्शन पीछे का 30 लोग आ जाइए, वो नहीं हम 300 लेकर जाएंगे, इनको पता 30 के आगे भी उनका तर्क करने वाले नहीं है, ठीक है, थोड़ा टाइम शॉर्ट है सिंह साहब, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट की तरफ जाऊंगी। जिज्ञासु जी 30 सेकंड्स रख रही हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या चुनाव आयोग कोई हलफनामा देगा कि बिहार में ड्राफ्ट रोल में जो 22,34,501 मृत लोगों की संख्या बताई गई है उसमें कोई जीवित नहीं है? और दूसरा, चुनाव आयोग पर संदेह के प्रश्न पहली बार खड़े नहीं हुए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद की जनसभा में नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव आयोग के लिए क्या क्या कहा, ये सुन लिया जाए। ठीक है सर, टाइम अप है आपका, पहले इसी के साथ शुरू करते रहना। नहीं, जल्दी से 10 सेकंड फिर मुझे 10 सेकंड अजय जी से लेना है क्लोजिंग कमेंट। भैया देखिए, आजकल पंजीकरण होता है 1990 के 80 के बाद से मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र दिया जाता है। जितने लोग मृत्यु हुए 5 मिनट में सिस्टम से निकल सकते हैं। अरे जिज्ञासु जी, आप पढ़े लिखे के सामने बैठे हो, अनपढ़वा के सामने नहीं बैठे हो कि लठैती करके चले जाओगे। नहीं जाने दूंगा। बताओ, जा करके पंजीकरण देख लो, पता चल जाए कितने लोग मरे हैं। अरे यही समस्या है, राजनीतिक विश्लेषक पढ़े लिखे से कोई वास्ता नहीं है, समझ नहीं आता। ठीक है अजय जी 20 सेकंड से क्लोजिंग कमेंट बस लेके खत्म करूंगी सर। ठीक है अजय जी प्लीज। पूर्णिमा जी, ठीक है जयंत जी प्लीज। राहुल जी की स्थिति ये हो गई है, बिहार में कहा जाता है कि रोवे के रहनी तब तक आंखें खुद आ गए। अब राहुल गांधी जानते हैं विपक्ष वहां हार रहा है, तो ये तरह तरह की नौटंकी कर रहे हैं। बिहार की जनता इस बात को जानती है। दादी ने देश पे इमरजेंसी थोपा, पिता ने 84 का दंगा कराया, और ये संविधान लेकर के घूम रहे हैं। ये नौटंकी किसको दिखा रहे हैं? ये बिहार की जनता इन लोगों की नौटंकी, बाजों की नौटंकी जानती है। ये जितना दिल्ली में चिल्लाएंगे, गदर मचाएंगे, जंगल। ठीक है सर, समय थोड़ा सा खत्म है, लेकिन कुल मिलाकर ये मुद्दा मताधिकार को लेकर है या सियासी माहौल को गर्म करने के लिए, क्योंकि जनता तो अपना वोट देखेगी।